पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी किया गया जिसमें राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए हिंदी और उर्दू को भी मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में शामिल किया गया। इस फैसले को लेकर राज्य में विरोध की लहर फैल गई। कई संगठनों और स्थानीय लोगों ने इस कदम को बंगाली भाषा के खिलाफ साजिश करार दिया। कोलकाता में इस आदेश के खिलाफ रैली भी निकाली गई जिसमें प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर बंगाल की सांस्कृतिक अस्मिता को कमजोर करने का आरोप लगाया। आंदोलनकारियों का कहना है बंगाल की प्रशासनिक सेवाओं में प्राथमिकता हमेशा बंगाली भाषा को मिलनी चाहिए और बाहर से आई भाषाओं को इस प्रकार मान्यता देना स्थानीय पहचान के लिए खतरा हो सकता है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को ममता सरकार पर हमला बोलने का एक अवसर माना और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। चुनाव से पहले लिया गया ये फैसला राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में नागरिकों को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए बनाए जाने वाले बंकरों को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। राज्य के गृह विभाग के अनुसार पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा बंकर निर्माण के लिए आवंटित की गई राशि का केवल 50% हिस्सा ही खर्च किया गया। ये फंड उन लोगों की सुरक्षा के लिए दिया गया था जो सीमा के नजदीक गाँव में रहते हैं और अक्सर पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलीबारी का सामना करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि राज्य में वर्षों से कोई नया बंकर नहीं बनाया गया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार ने बंकर निर्माण के लिए पैसा दिया था तो उसका समुचित उपयोग क्यों नहीं हुआ। उनका कहना है सीमावर्ती इलाकों के लोग लगातार खतरे में जी रहे हैं और उन्हें बंकर जैसी बुनियादी सुरक्षा सुविधाएं भी नहीं मिल रही। ये मामला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है और इस बात की ओर इशारा करता है कि जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर खामियां हैं। अमरनाथ यात्रा 2024 की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है और इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु देश भर से आते हैं। इस बार सुरक्षा को लेकर प्रशासन और सुरक्षा बल पहले से कहीं अधिक सतर्क हैं। खासकर पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद यात्रा के दौरान किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सीआरपीएफ ने निगरानी और सुरक्षा को दुगना कर दिया। पूरे रूट पर ड्रोन से निगरानी, सीसीटीवी कैमरे, क्विक रिएक्शन टीम और बंकरों की तैनाती सुनिश्चित की गई। जम्मू से लेकर पहलगाम और बालटाल तक सभी मुख्य पड़ाव पर विशेष सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। श्रद्धालुओं के लिए ठहरने, चिकित्सा, ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की सुविधाएं भी बेहतर बनाई गई। मौसम की जानकारी देने और इमरजेंसी की स्थिति में त्वरित सहायता के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। प्रशासन का उद्देश्य यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित, सुविधाजनक और सुगम बनाना है ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्वक बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनकी एक फिल्म ऐसी भी थी जिसे दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर जैसी टॉप एक्ट्रेस ने करने से मना कर दिया। आमिर ने कहा कि वो फिल्म उनके लिए बेहद खास है, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि कोई भी एक्ट्रेस उस फिल्म में उनके अपोजिट काम करने को तैयार नहीं हुई। आमिर ने बिना फिल्म का नाम बताया कि उन्हें लगा था कि ये स्क्रिप्ट जबरदस्त है और बड़े कलाकार इसे जरूर करना चाहेंगे, लेकिन जब उन्होंने कुछ नामचीन अभिनेत्रियों से संपर्क किया तो सभी ने विनम्रता से इनकार कर दिया। आमिर ने यह भी कहा कि उन्होंने इस अनुभव को सकारात्मक रूप में लिया और ये समझा कि शायद फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा था जो कलाकारों को प्रभावित नहीं कर पाया। हालांकि आमिर ने यह साफ नहीं किया कि बाद में उस फिल्म में किसे कास्ट किया गया और यह फिल्म बनी भी या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यूएसए क्रिकेट के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए संकेत दिए हैं कि अगर जरूरी बदलाव समय पर नहीं किए गए तो बोर्ड को निलंबित किया जा सकता है। दरअसल यूएसए क्रिकेट को आईसीसी की ओर से पिछले 12 महीनों की गवर्नेंस नोटिस अवधि दी गई, जिसमें बोर्ड से आंतरिक संचालन, वित्तीय पारदर्शिता और नेतृत्व में सुधार की उम्मीद की गई थी। अब ये अवधि जुलाई में समाप्त हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार आईसीसी के अधिकारियों को बोर्ड के अंदर लगातार गड़बड़ी, आंतरिक राजनीति, खराब वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता की कमी से गहरी चिंता है। जुलाई में होने वाली आईसीसी की वार्षिक बैठक से पहले अगर यूएसए क्रिकेट बोर्ड नेतृत्व में जरूरी बदलाव नहीं करता तो बोर्ड को सस्पेंड करने की सिफारिश की जा सकती है। यूएसए क्रिकेट को पहले भी आर्थिक संकट और प्रशासनिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा है। बोर्ड पर कई बार खिलाड़ियों और स्थानीय इकाइयों ने लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। यदि सस्पेंशन होता है तो अमेरिका में क्रिकेट को बड़ा झटका लगेगा, खासकर उस समय जब देश T20 विश्व कप 2024 जैसे बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है। कुरुक्षेत्र में ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान एक महिला के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया, जिसमें आरोपियों ने चालाकी से क्यूआर कोड और ओटीपी का इस्तेमाल करके उसके बैंक खाते से 1,23,000 रुपए की ठगी कर ली। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामान खरीदते समय लगातार क्यूआर कोड भेजे गए और उनसे बार बार भुगतान करवाए गए। इस दौरान आरोपियों ने भरोसे में लेकर ओटीपी भी हासिल कर लिया, जिससे बड़ी रकम खाते से निकाली गई। जैसे ही महिला को धोखाधड़ी का पता चला, उसने तुरंत कुरुक्षेत्र साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जांच के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें स्थानीय अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी पेशेवर साइबर ठग है
और इससे पहले भी इस तरह की वारदातों में शामिल रहे हैं। ये मामला ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत को दोबारा उजागर करता है। गुरुग्राम के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक राहत भरी खबर सामने आई। 1 जुलाई से सिविल अस्पताल में 30 नए बेड जोड़े जाएंगे, जिससे मरीजों को लंबे समय से चली आ रही बेड की कमी से निजात मिलने की उम्मीद है। इस कदम से अस्पताल में इलाज की सुविधा बेहतर होगी और भर्ती मरीजों के लिए जगह की समस्या काफी हद तक कम हो सकेगी। नए शुरू हो रहे सर्जिकल वार्ड में खासतौर पर 6 बेड कैंसर मरीजों के लिए आरक्षित किए गए, जिससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 37 लाख रुपए का बजट भी पहले मंजूर कर दिया था। ये राशि वार्ड के निर्माण उपकरणों और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में खर्च की गई। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि नए बेड और सर्जिकल वार्ड की शुरुआत से इलाज का दायरा बढ़ेगा और मरीजों को अब निजी अस्पतालों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। गुरुग्राम में NH-48 एक्सप्रेसवे से जुड़े सर्विस लेन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही, खासकर नरसिंहपुर के पास, जहां कंपनियों से निकलने वाला गंदा पानी लगातार जमा हो रहा है। इस जलभराव की वजह से न केवल वाहन चालकों को बल्कि पैदल राहगीरों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सप्रेसवे पर सीधा चलना चालान काटने का खतरा पैदा करता है, जबकि सर्विस लेन पर जलभराव की वजह से गाड़ियां फंसने का खतरा रहता है। ऐसे में वाहन चालकों के सामने ये दुविधा बन गई कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहां। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब तक NHAI या स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सर्विस लेन को जल्द दुरुस्त कराया जाए और जल निकासी की व्यवस्था सुधारी जाए, ताकि आने जाने में सुविधा हो सके। DCP ट्रैफिक ने भी मामले को गंभीर मानते हुए NHAI को पत्र लिखने की बात कही है। दिलजीत दोसांझ की बहुचर्चित फिल्म सरदार जी 3 एक नए विवाद में गिर गई। इस विवाद की जड़ बनी है फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री की कास्टिंग। भारत में फिल्म वर्क्स फेडरेशन FWICE ने इसे राष्ट्रहित के खिलाफ बताते हुए दिलजीत दोसांझ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फेडरेशन का कहना है ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध संवेदनशील है, तो किसी पाकिस्तानी कलाकार को कास्ट करना गैर जिम्मेदाराना कदम है। हालांकि दूसरी ओर दिलजीत को भारत में बीजेपी और फिल्म जगत की कई हस्तियों से समर्थन भी मिला। उनका कहना है कि कला की कोई सीमा नहीं होती और दिलजीत का इरादा राजनीतिक नहीं बल्कि कलात्मक है। समर्थकों ने FWICE की आपत्ति को अतार्किक करार दिया और ये भी कहा कि फिल्म को उनके कंटेंट से आंकना चाहिए, न कि कलाकारों की राष्ट्रीयता से। दिलचस्प बात यह कि सरदार जी 3 पाकिस्तान में जबरदस्त हिट हो रही है, जबकि भारत में अभी तक इसका कोई आधिकारिक प्रदर्शन नहीं हुआ। इस विवाद ने फिल्म को मीडिया की सुर्खियों में ला दिया और ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसे रिलीज की इजाजत मिलती है या नहीं। दक्षिण अफ्रीका को स्टार स्पिनर केशव महाराज ने जिम्बाब्वे दौरे पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। इस दौरे में पाक कप्तानी की जिम्मेदारी निभा रहे महाराज ने वो कारनामा कर दिखाया जो अब तक उन्हें कोई भी साउथ अफ्रीकी स्पिनर नहीं कर सका था। उन्होंने कप्तानी करते हुए शानदार प्रदर्शन के साथ टीम को जीत दिलाई और एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कप्तान बनने वाले गिने चुने स्पिनर्स में से एक हैं, लेकिन खास बात यह कि कप्तानी के साथ साथ गेंदबाजी में भी उन्होंने दम दिखाया और टीम को निर्णायक जीत दिलाई। उन्होंने अपने 4 ओवर में न सिर्फ किफायती गेंदबाजी की बल्कि महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए, जिससे विपक्षी टीम पर दबाव बना रहा। उनकी कप्तानी में टीम ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और मैच को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा। इस जीत के बाद महाराज को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे कप्तान के रूप में देखा जा रहा है जिन्होंने टीम को इतने प्रभावशाली ढंग से जीत दिलाई हो।